मेरा नाम आन्या शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, बनारस से लगभग 40 किलोमीटर दूर। हमारा गांव इतना छोटा था कि वहां कोई पक्की सड़क नहीं थी और बिजली अक्सर शाम से पहले ही चली जाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे याद नहीं कि मैंने अपने माता पिता को कभी हंसते हुए देखा हो। पापा एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे। उनका काम सुबह सबसे पहले स्कूल की चाबी खोलना और शाम को ताला लगाना था। माँ घर की जिम्मेदारी संभालती थीं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा शिकायतों का सागर होता। हमारे घर में प्यार की कोई भाषा नहीं बोली जाती थी, सिर्फ फरमाइशें, आदेश और चुप्पी। मैं 3 बहनों में सबसे छोटी थी। शायद इसलिए मुझसे सबसे कम उम्मीदें की जाती थीं। माँ कहती थीं, छोटी है, चुलबुली है, पढ़ लिख के क्या करेगी, लेकिन मुझे किताबों से प्यार था। स्कूल की पुरानी कॉपी पर मैं अक्सर अपनी एक अलग दुनिया बना लेती थी, जहाँ मैं टीचर थी और मेरे खिलौने मेरे छात्र। एक बार की बात है, जब मैं 7 साल की थी। गांव के स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा था। मैंने हिंदी कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था। पूरे हफ्ते मैंने मेहनत से कविता याद की थी। मुझे याद है, उस दिन मैं माँ से कह रही थी, माँ, आज मैं मंच पर जाऊंगी। आप आओगी ना देखने? माँ ने बिना देखे कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन फालतू चीजों के लिए। चूल्हा जलाना है, रोटियां सेंकनी हैं। मैं मंच पर अकेली खड़ी थी। पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। लेकिन जैसे ही कविता शुरू की, कुछ बदल गया। मेरे भीतर एक हिम्मत जागी। कविता खत्म होते ही तालियां बजीं। वो पल मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। घर लौटी तो सब कुछ पहले जैसा ही था। माँ चूल्हे पर बैठी थी, बहनें अपने काम में लगी थीं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने खुद से कहा, शायद मेरी आवाज सिर्फ मेरे अंदर ही गूंजती है। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला मोड़ था। मैंने सीखा, खुशियां मांगने से नहीं मिलती, उन्हें अपने अंदर ही तलाशना होता है। समय बीतता गया। मैं 8वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। हर सुबह स्कूल जाना मेरे लिए त्योहार जैसा था। वहां मेरी किताबें थीं, मेरी दोस्त राधा थी, जो मुझसे सपने बांटती थी। हम दोनों एक सपना देखते थे, बनारस जाकर कॉलेज पढ़ना। लेकिन जैसे ही मैं 14 की हुई, घर में बातें बदलने लगीं। माँ कहने लगी, अब बहुत हो गया पढ़ना लिखना। लड़की जात है, अब घर का काम सीख। और ज्यादा पढ़ाई की तो ससुराल में कोई पसंद नहीं करेगा। पापा चुप थे, हमेशा की तरह। फिर एक दिन माँ ने मुझे कोने में बुलाकर कहा, तेरा रिश्ता तय हुआ है। लड़का पक्की नौकरी करता है, उम्र ज्यादा है, लेकिन अच्छा इंसान है। अगले महीने सगाई है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं सगाई नहीं, स्कूल जाना चाहती थी। मैं किताबें पढ़ना चाहती थी, न कि हल्दी लगाने और पराठे सेंकने में माहिर बनना। मैंने विरोध किया। माँ से कहा, माँ, मुझे मत कराओ ये शादी। मुझे पढ़ना है। माँ की आंखों में आग थी। हमने तुझे ज्यादा सिर चढ़ा दिया है। अब पढ़ाई पढ़ाई की रट लगाएगी। घर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस रात मैं छत पर बैठी रही। आसमान में तारे वैसे ही थे, जैसे कविता में होते हैं, लेकिन उनमें कोई जादू नहीं बचा था। मैंने तय कर लिया था, या तो मैं खुद की किस्मत बनाऊंगी या फिर खुद को खो दूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने एक बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े, थोड़े पैसे और स्कूल की एक पुरानी डायरी रखी। बिना किसी को बताए मैं बनारस की ओर चल पड़ी, जहां से मेरी नई कहानी शुरू होनी थी। मैं बनारस पहुंची तो सुबह के 5 बज रहे थे।
ठंडी हवा में गंगा घाट के किनारे की वह हल्की सी नमी जैसे मेरे डर और थकान को भी अपने साथ बहा ले जा रही थी। लेकिन सच कहूँ तो उस पल मुझे यह नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, किससे मदद मांगूंगी। बस इतना पता था कि अगर मैं लौट गई तो मेरी जिंदगी किसी और की मर्जी के अधीन होकर खत्म हो जाएगी। मैं स्टेशन के बाहर खड़ी थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। रिक्शों की आवाजें, चाय वालों की पुकार, फूल बेचने वालों की गंध, सब कुछ मेरे लिए नया था। मेरे पास केवल 750 रुपए थे और एक छोटा सा बैग। मैंने पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस किया, लेकिन उसी अकेलेपन में कहीं एक छोटी सी आजादी की लौ भी जल रही थी। मैंने सोचा कि पहले कोई काम ढूंढूं ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी की चिंता न रहे। मैं एक गली में चली गई जहां छोटे छोटे कमरे थे और ज्यादातर कामगार रहते थे। वहीं एक बोर्ड दिखा, कमरा और खाना, महीने के 500। इतने कम पैसों में जगह मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने बिना सोचे वहां एक छोटा कमरा ले लिया। कमरे में न खिड़की थी, न पंखा, सिर्फ एक टूटा हुआ तख्त और एक गिलास। लेकिन यह मेरी पसंद से चुनी हुई पहली जगह थी। वहां 2 दिन तक मैं काम ढूंढती रही। कोई मेहनत काम देती, कोई शक की निगाहें डालता। लेकिन तीसरे दिन मुझे एक छोटा सा मौका मिला। एक बुढ़िया, जिसका नाम शमीमा था, सड़क किनारे चाय बेचती थी। उसने मुझे बर्तन धोने का काम दे दिया। मजाक की बात यह है कि बचपन में मैं बर्तन धोने से हमेशा भागती थी और अब वही मेरा पहला सहारा बना। शमीमा बहुत तेज और सीधी बात करने वाली औरत थी। उसने मुझे पहले दिन ही कह दिया, अगर भागने की आदत है तो अभी बता दे। यहाँ काम करने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी। मैंने कहा, मैं नहीं भागूंगी। वह हंसी। भाग कर पहुंची हो, फिर भी नहीं भागने की बात करती हो। पर ठीक है, कोशिश कर लेना। शायद उसे मेरी आंखों की थकान में कोई सच्चाई दिखी थी। वह सबसे पहली इंसान थी जिसने मुझसे बिना जज किए बात की। हर दिन सुबह 4 बजे मैं उसके साथ चाय की दुकान खोलती। लोग आते जाते रहते, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करती। धीरे धीरे उसने मुझे दुकान में छोटे छोटे काम करना भी सिखाया, चाय बनाना, पराठे सेंकना, पैसे गिनना। एक शाम उसने पूछा, तू भाग कर आई है ना? मैं चौंक गई। आपको कैसे पता? वह बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जो लड़की घर से अपनी मर्जी से निकलती है, उसकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा होती है। और तेरी आंखों में वही उम्मीद है। मैंने पहली बार किसी से अपना सच कहा। सगाई, मजबूरी, पढ़ाई छूटना, सब। शमीमा ने लंबी सांस ली। लड़कियों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों समझी जाती है? पता नहीं दुनिया कब सीखेगी। उसकी बातों में एक गुस्सा था, लेकिन एक दया भी। उस दिन मैं पहली बार रोई और उसने मुझे रोने दिया। कहा, रो पर कमजोर मत बनो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गिरने की आदत डालो। कुछ दिनों के बाद शमीमा ने कहा कि वह मुझे एक जगह लेकर जाना चाहती है। जगह थी एक छोटा सा ब्यूटी स्पा, जहां उसकी बहन काम करती थी। उसने मालिकनी अर्जुन कौर से मेरी बात करवाई। अर्जुन कौर सख्त लेकिन न्यायप्रिय महिला थी। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और कहा, काम सीखने की हिम्मत है, मेहनत बहुत पड़ेगी। मैंने बिना सोचे कहा, हिम्मत ही सब कुछ है मेरे पास। पहले दिन मुझे सिर्फ कमरे की सफाई और तौलिए धोने का काम मिला। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि यहाँ मैं उस दुनिया के करीब आ रही थी जिसे मैं बचपन से चुपके चुपके पसंद करती थी। खूबसूरती, देखभाल, आत्मसम्मान। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी बहन के चेहरे पर हल्दी लगाई थी और उसने कहा था कि मेरे हाथ बहुत मुलायम हैं।
शायद वही छोटी सी तारीफ मुझे आज यहाँ खींच लाई थी। स्पा में आने वाली महिलाएं तरह तरह की थीं, कुछ अमीर, कुछ साधारण, कुछ बहुत थकी हुई, कुछ बहुत गर्वीली। लेकिन मैं हर एक के चेहरे के पीछे एक कहानी देखने लगी थी। और कई बार मैं सोचती कि क्या मेरे चेहरे पर भी कभी सुकून दिखेगा। एक दिन एक ग्राहक आई, लगभग मेरी ही उम्र की, लेकिन बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे हाथ बहुत शांत हैं। किसी ने बताया नहीं। वह पहली थी जिसने मेरी मेहनत को शब्दों में पिरोया था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उसने पूछा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, किसी ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा था। उस शाम मैं कमरे में लौटी तो लंबे समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। शायद धीरे धीरे, लेकिन बढ़ रही हूँ। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन मेरी माँ का संदेश आया। उसमें सिर्फ 5 शब्द थे। घर लौट आ, नहीं तो पछताएगी। उस संदेश ने मेरी नसों में डर भर दिया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। अब मैं पीछे नहीं जा सकती थी। अगर लौट गई तो सारी कोशिश, सारे आंसू, सारी उम्मीदें बेकार हो जाएंगी। मैंने स्पा में और मेहनत शुरू कर दी। अर्जुन कौर ने मुझे चेहरे की मालिश, मेहंदी लगाना, थ्रेडिंग और बेसिक स्किन केयर का काम सिखाना शुरू किया। मैं हर रात अभ्यास करती थी, भी अपने हाथों पर, कभी पुराने कपड़ों पर। मैंने महसूस किया कि जब मैं किसी और का ख्याल रखती हूँ तो मेरा दर्द कुछ देर के लिए शांत हो जाता था। लेकिन मेरे अंदर एक और संघर्ष चल रहा था। क्या मैं इतनी आसानी से उस जिंदगी से दूर जा पाऊंगी जहां मुझे दुल्हन बनने के लिए तैयार किया जा रहा था? क्या मेरी तलाश सिर्फ काम की थी या खुद की? और क्या दुनिया मुझे कभी स्वीकार करेगी जब मैं एक भागी हुई लड़की का तमगा लिए घूम रही हूं? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन अर्जुन कौर ने मुझसे कहा, आन्या, तुम में हुनर है। दुनिया को दिखाने का मौका दोगी तो दूर तक जाओगी। बस खुद पर विश्वास मत खोना। उसकी बातों ने मेरे मन में एक चिंगारी जलाई। मुझे लगा, शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। शायद मैं सिर्फ एक भागी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत हूं। मैंने तय किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं उनसे लड़ूंगी। क्योंकि यह रास्ता मैंने चुना है और पहली बार जिंदगी में मुझे चुनने का अधिकार मिला है। स्पा में काम करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके थे। हर दिन मेरी दिनचर्या तय थी। सुबह 4 बजे उठना, शमीमा के साथ चाय की दुकान में मदद करना, फिर 10 बजे तक स्पा पहुंचना और रात को थकी हुई वापस अपने कमरे में लौटना। लेकिन इस थकान में एक अजीब सी संतुष्टि थी। यह वह थकान थी जिसे मैंने खुद चुना था, न कि जो मुझ पर थोपी गई थी। इन महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ ब्यूटी थेरेपी नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पढ़ना, उनकी खामोशी समझना और सबसे जरूरी, खुद के अंदर की आवाज सुनना। अर्जुन कौर अब मुझे छोटे क्लाइंट्स देती थीं, और हर बार जब कोई ग्राहक संतुष्ट होकर मुस्कुराता, मुझे लगता जैसे मेरी आत्मा पर एक नया रंग चढ़ गया हो। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधूरा था। हर रात जब मैं अपने कमरे में लौटती, जहां एक बल्ब की पीली रोशनी दीवारों से टकराती थी, मैं उस डायरी को खोलती जिसे मैं अपने साथ गांव से लाई थी। उसमें अब नए पन्ने जुड़ गए थे, हर दिन की घटनाएं, ख्वाब, डर और उम्मीदें। एक रात जब मैं स्टेशन नंबर 13 पर बस पकड़ने गई, तो वही पुराना याद आया, वो सुबह जब मैं पहली बार बनारस आई थी। स्टेशन की वो भीड़, वो शोर, वो अनजान चेहरों की भीड़, सब कुछ आज भी वैसा ही था। लेकिन आज मैं वैसी नहीं थी। मैंने वहीं बैठकर अपनी डायरी में लिखा, शायद यही वह जगह है जहां मैं पहली बार टूटी थी
और शायद यही वह जगह है जहां मैं पहली बार खुद को जोड़ने की हिम्मत लाई थी। मैं अक्सर स्टेशन पर जाकर चुपचाप लोगों को देखती थी। वो औरत जो बच्चे को गोद में लेकर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो बूढ़ा आदमी जो अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा था, वो नवयुवक जो एक बैग में दुनिया भर का सपना लिए कहीं निकल पड़ा था। हर किसी की अपनी कहानी थी और मुझे उनमें खुद की परछाई दिखती थी। एक दिन स्पा में एक नई ग्राहक आई, एक बुजुर्ग महिला जो अपने पोते के साथ आई थी। उसकी त्वचा पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में जीवन था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बिटिया, तुम पहली बार यह काम नहीं कर रही हो, है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी, कुछ महीनों से कर रही हूं। वो बोली, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही थी। मेरा मतलब है तुम्हारे हाथों में वो अनुभव है जो सिर्फ काम से नहीं आता, ये दर्द से आता है। उसकी बात मेरे भीतर कुछ तोड़ गई और फिर जोड़ भी गई। मैंने उसकी सेवा करते हुए पूरे वक्त यही सोचा कि क्या मैं सच में दर्द को इतनी बारीकी से समझने लगी हूं कि वह मेरी पहचान बन चुका है। शाम को अर्जुन कौर ने मुझे बुलाया और कहा, आन्या, कल एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी थेरेपी करो। यह तुम्हारे लिए एक मौका है। मेरे लिए यह एक अगला कदम था, पर मैं घबरा भी रही थी। मैंने रात भर अभ्यास किया। अपने हाथों की गति, चेहरे के हाव भाव, अपनी आवाज की कोमलता, सब कुछ। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अगर यह भी हार गई तो भी कम से कम खुद से झूठ नहीं बोलूंगी। अगली सुबह क्लाइंट समय पर आया। एक आदमी था, लगभग 30 के आसपास, आंखों में थकान, चेहरे पर बेचैनी। उसने बस इतना कहा, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसके माथे पर हल्के हाथ रखे और उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरे सत्र के दौरान ना उसने कुछ कहा, ना मैंने। लेकिन कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे दो अनजाने लोग एक दूसरे की चुप्पी में भरोसा कर रहे हों। सेशन के अंत में उसने आंखें खोलीं और सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। आपने मेरे भीतर का बोझ थोड़ी देर के लिए हल्का कर दिया। उसका जाना मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि मेरी उपस्थिति किसी और के जीवन में सुकून का कारण बन सकती है। उस दिन शाम को जब मैं स्टेशन नंबर 13 से घर लौट रही थी, मैंने पहली बार वहां के शोर में संगीत सुना। वही स्टेशन जहां मैं रोई थी, डर से कांपी थी, आज मुझे अपनी पहचान की गवाही दे रहा था। मैंने अपनी डायरी में लिखा, स्टेशन नंबर 13 अब सिर्फ एक जगह नहीं है। यह मेरी शुरुआत है, मेरी ताकत है। उस दिन से मैंने अपने डर को आभार में बदलना शुरू किया। डर ने मुझे भागने को मजबूर किया था, लेकिन उसी डर ने मुझे एक नई जिंदगी की ओर धकेला। अब मैं भागी हुई लड़की नहीं थी। मैं वो लड़की थी जिसने रुकने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास पनपने लगा। अर्जुन कौर ने मुझे ऑफिस की चाबियां देनी शुरू कर दी और अब ग्राहक मुझसे नाम लेकर मिलने आने लगे। एक दिन मैंने अपनी डायरी का वह पुराना पन्ना फाड़ दिया जिसमें माँ के भेजे गए संदेश के शब्द थे। मैंने सोचा, जो चीजें हमें पीछे खींचती हैं, उन्हें सहेजना अब जरूरी नहीं। अब मेरी नजर आगे थी। अभी रास्ता लंबा था, लेकिन अब मुझे चलना आ गया था। स्पा में अब मेरी पहचान बनने लगी थी। ग्राहक अब मेरा नाम जानते थे, कुछ तो मेरा इंतजार भी करते थे। अर्जुन कौर ने मुझे फ्रंट डेस्क का काम भी सौंप दिया था, जिससे मुझे लोगों से बात करने, उन्हें समझने और उनकी जरूरतों के हिसाब से सेवा देने का अवसर मिला। एक दिन जब मैं रिसेप्शन पर बैठी थी, एक नया ग्राहक अंदर आया। ऊंचा कद, साधारण लेकिन साफ कपड़े और आंखों में एक अजीब सी शांति।
उसने मुझसे अंग्रेजी में पूछा, इज अर्जुन मैम अवेलेबल टुडे? मैंने जवाब दिया, शी इज विद अ क्लाइंट राइट नाउ। वुड यू लाइक टू वेट? वह मुस्कुराया, श्योर। एंड यू आर? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आन्या। आई वर्क हियर। नाइस टू मीट यू, आन्या। आई एम आरव। आई एम फ्रॉम गोवा, विजिटिंग दिल्ली फॉर वर्क। हमारी बातचीत वहीं खत्म हो गई, लेकिन वह नाम मेरे जेहन में रह गया। उसका उच्चारण, उसकी मुस्कान और सबसे ज्यादा उसका देखना। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ खास कहा हो, लेकिन उसकी आंखों में जो ध्यान था, उसने मुझे थोड़ी देर के लिए खुद को महसूस कराया। अगले सप्ताह वह फिर आया। इस बार उसने मेरी सेवा लेने की इच्छा जताई। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ग्राहक किसी अनुभवी या वरिष्ठ स्टाफ को पसंद करते थे। मैंने संकोच से कहा, मैं अभी ट्रेनिंग में हूं। आप चाहें तो किसी और से। उसने बात काटी, नो। आईड प्रेफर यू। आई बिलीव हैंड्स टेल स्टोरीज एंड योर्स सीम ऑनेस्ट। उसका यह वाक्य मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। उस दिन से वह हर सप्ताह एक बार आता। हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी, भी किताबों पर, कभी समुद्र की लहरों पर, कभी उन चीजों पर जिनके बारे में हम सोचते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। मैंने पहली बार किसी के सामने खुलकर हंसना सीखा। एक दिन जब वह सेवा के बाद बैठा था, उसने मुझसे पूछा, आन्या, डू यू एवर थिंक ऑफ लीविंग दिल्ली? मैंने कहा, आई नेवर थॉट ऑफ कमिंग हियर। लाइफ ब्रॉट मी। नाउ आई थिंक आई स्टे। उसने मुस्कुराकर कहा, गुड। दिस सिटी इज लकी टू हैव यू। उसने ये शब्द ऐसे कहे जैसे वह मेरी आत्मा को छू गया हो। मैं जानती थी कि मैं एक बार पहले टूट चुकी थी। प्यार शब्द मेरे लिए भ्रम बन चुका था। लेकिन आरव के साथ कुछ अलग था। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई मांग नहीं, बस एक उपस्थिति, एक साथ चलने की शांति। वह मुझे समझने की कोशिश नहीं करता था, वह बस मेरे साथ मौजूद रहता था। हमारी मुलाकातें अब स्पा के बाहर भी होने लगीं, कॉफी शॉप्स, किताबों की दुकानें, और एक बार इंडिया गेट पर देर शाम तक बैठना। हर मुलाकात में मैं थोड़ी और खुलती, थोड़ा और सुकून महसूस करती। एक शाम जब बारिश हो रही थी और हम एक छोटे से ढाबे में बैठे थे, उसने पूछा, डू यू बिलीव इन सेकंड चांसेस, आन्या? मैंने धीमे से कहा, आई डिडंट, बट मे बी नाउ आई वॉन्ट टू। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं कांप गई, पर पीछे नहीं हटी। मेरे भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ जुड़ रहा था। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सप्ताह तक आरव नहीं आया। पहले दिन मैंने सोचा, शायद व्यस्त होगा। दूसरे दिन सोचा, शायद बाहर गया होगा। तीसरे दिन बेचैनी शुरू हुई। मैंने अर्जुन कौर से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है। उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, नहीं, हमने कभी मांगा नहीं। यह सुनकर वह थोड़ा चौंकी। इतना सब और नंबर तक नहीं? अजीब रिश्ता है। उसका न आना जैसे मेरे भीतर कोई गहरी खामोशी छोड़ गया था। एक हफ्ता, फिर दो, फिर तीन। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह किसी वजह से लौट नहीं पाया। शायद उसे डर लगा। शायद वह तैयार नहीं था। लेकिन जितना मैं बहाने बनाती, उतनी ही मेरी दीवारें गिरती गईं। वो दीवारें जिन्हें मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, खुद को फिर से खड़ा करने के लिए। मैंने उस शाम अपनी डायरी में लिखा, मैंने भरोसा किया बिना मांगे, और खो दिया बिना जाने। उस दिन मैंने पहली बार फिर से डर महसूस किया।
वो डर कि मैं फिर से टूटी हूं। वो डर कि शायद मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूं। शमीमा ने मुझे चुप देखा तो बोली, प्यार फिर से आया था, है ना? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। वो बोली, बिटिया, प्यार बुरा नहीं होता, लेकिन जब कोई बिना कुछ कहे चला जाए तो उसका जाना बुरा नहीं होता, उसका चुप रह जाना बुरा होता है। पर तू चुप मत रह। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मैं फिर से उसी मोड़ पर थी जहां कभी माँ के कहे बिना मेरी सगाई हो गई थी, और अब आरव भी बिना कहे चला गया। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में लोग आते हैं लेकिन कभी ठहरते नहीं। क्या मैं इतनी अस्थिर थी, या शायद मैं ही गलत उम्मीदें पालती थी? अर्जुन कौर ने उस दिन मुझे काम से जल्दी छुट्टी दी। बोली, घर जा, खुद से बात कर। मैं अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने खुद को देखा, सिर्फ बाहरी चेहरा नहीं बल्कि वो लड़की जो 2 बार टूट चुकी थी। मैंने आईने से कहा, आन्या, तू फिर से उठेगी। तू रो सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। और मैंने उस दिन खुद से एक वादा किया, अब चाहे कोई आए या जाए, मैं अपने साथ रहूंगी। आरव के बिना 1 महीना बीत चुका था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेचैनी और निराशा गहराती जा रही थी। मैंने खुद को काम में उलझा लिया था, दिन भर ग्राहकों के बीच, हंसी मजाक के बीच, लेकिन रात होते ही सब चुप हो जाता था और उस सन्नाटे में सिर्फ एक सवाल गूंजता था, मैं फिर से क्यों टूटी? एक रात जब काम से लौटकर मैं कमरे में बैठी थी, अचानक मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। कुछ देर बाद सिर घूमने लगा और पसीना आने लगा। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन ये लक्षण लगातार 3 दिन तक दोहराए गए। मैंने एक छोटी क्लिनिक में जाकर चेकअप कराया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और रिपोर्ट हाथ में देते हुए सिर्फ इतना कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई। शब्द जैसे दीवार से टकराकर गिर गए। बधाई? किस चीज की? डॉक्टर कुछ और समझा रही थीं, लेकिन मेरी सुनने की क्षमता जैसे बंद हो गई थी। मैं बस रिपोर्ट देख रही थी और आरव का चेहरा याद कर रही थी, उसका हंसना, उसका चुपचाप हाथ पकड़ना और फिर बिना एक शब्द कहे चला जाना। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो दुनिया की आवाजें तेज लगने लगीं। गाड़ियों की हॉर्न, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, सब कुछ मेरे भीतर टूटते सन्नाटे को और गहरा कर रहा था। रात को मैंने अपनी डायरी नहीं खोली, बस अंधेरे में लेटी रही और छत को ताकती रही। मैंने कभी अपने लिए इस जीवन की कल्पना नहीं की थी, कम से कम अकेले तो बिल्कुल नहीं। अगली सुबह मैं स्पा नहीं गई। अर्जुन कौर ने कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। 2 दिन तक मैं कमरे में बंद रही। कभी सोती, कभी रोती, कभी खुद से बात करती। तीसरे दिन अर्जुन कौर खुद कमरे पर आ गईं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुझे देखा, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और हाथ में वो रिपोर्ट। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे पास बैठीं और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फूट पड़ी। मैम, मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, गलत या सही का फैसला करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है, आन्या। कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है। मैंने कहा, मैं इसे अकेले नहीं कर सकती। मैं खुद को भी ठीक से संभाल नहीं पाई। अब किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? वो चुप रहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में समर्थन था। मैंने अगले कुछ दिनों में कई बातें सोचीं। बच्चे को रखना या न रखना, आरव को ढूंढना या नहीं, माँ को बताना या नहीं। हर सवाल एक नई पीड़ा लेकर आता। एक शाम मैं स्टेशन नंबर 13 पर पहुंची, वही जगह जहां मैं पहली बार बनारस आई थी। वही बेंच, वही शोर, वही बेचैनी,
लेकिन इस बार मेरे अंदर एक औरत थी जो जानती थी कि हर फैसला उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, प्रिय जीवन, इस बार अगर मैं गिरूंगी तो खुद को उठाऊंगी। अगर आंसू बहेंगे तो उन्हें चुपचाप सह लूंगी। लेकिन इस बार मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। मैंने अगले दिन क्लिनिक जाकर एक काउंसलर से बात की। उसने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी और कहा, आपके पास विकल्प हैं। आपको कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। निर्णय आपको लेना है, लेकिन जब भी लें पूरी स्पष्टता और आत्मसम्मान के साथ लें। मैंने 3 दिन तक सोचने के बाद अपने लिए एक रास्ता चुना। मैंने बच्चे को रखने का फैसला नहीं किया। यह फैसला आसान नहीं था। उसमें दर्द था, अफसोस था और एक तरह का अपराध बोध भी। लेकिन उस समय मेरी स्थिति, मेरी मानसिकता और मेरी तैयारी सब यही कह रही थी कि मुझे पहले खुद को संभालना होगा। मैंने एक बार फिर डायरी में लिखा, मैं मां नहीं बन पाई, लेकिन शायद कभी बन सकूंगी जब मैं खुद को पूरी तरह अपना पाऊंगी। उस दिन प्रक्रिया के बाद मैं वापस अपने कमरे में लौटी और खुद को बहुत अकेला महसूस किया। लेकिन उस अकेलेपन में इस बार कोई डर नहीं था, बस शांति थी। शमीमा मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। बस मेरे पास बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, तू बहुत मजबूत है बिटिया। और ये मजबूती तुझे किसी और ने नहीं दी, तूने खुद कमाई है। मैंने आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि शायद मैं अपनी ही कहानी की नायिका बन रही हूं। अब आरव की यादें भी उतनी तीव्र नहीं थीं। वो आया, उसने मुझे महसूस कराया कि मैं फिर से प्यार कर सकती हूं। और फिर चला गया, ये सिखाने कि मुझे अपने लिए खड़ा होना है। मैं अब उस मोड़ पर थी जहां से सिर्फ एक ही दिशा में जाना था, आगे। पीछे अब कुछ नहीं था, न कोई उम्मीद, न कोई सवाल, सिर्फ अनुभव। अगले दिन मैंने स्पा जाकर काम फिर से शुरू किया। अर्जुन कौर ने मुझे गले लगाया और कहा, वेलकम बैक। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब सच में वापस आ गई हूं। स्पा में लौटना मेरे लिए किसी नए जीवन में प्रवेश करने जैसा था। वही दीवारें, वही लोग, वही काम, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल चुका था। मैं पहले की तरह बस काम नहीं कर रही थी, मैं अपने अंदर के शून्य को भरने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा। हर बार जब मैं किसी ग्राहक के चेहरे पर हाथ रखती, मुझे लगता जैसे मैं उसके दर्द को भी छू रही हूं। अब मेरे स्पर्श में सिर्फ तकनीक नहीं थी, अब उसमें मेरी अपनी कहानी की परछाई थी। मगर रातें अभी भी कठिन होती थीं। कभी कभी सपने में आरव का चेहरा आता और कभी उस बच्चे की कल्पना जिसे मैंने दुनिया में आने से पहले ही विदा कर दिया। एक अजीब सी गिल्ट, एक चुपचाप रिश्ता हुआ अपराध बोध जो मैं किसी से बांट नहीं पाती थी। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, मैंने अपनी डायरी निकाली और पहली बार उसे नहीं बल्कि उस अजन्मे बच्चे को संबोधित करते हुए लिखना शुरू किया। प्रिय बच्चा, मुझे नहीं पता तू लड़का था या लड़की, लेकिन तू था मेरे भीतर, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में। मैंने तुझे नाम भी नहीं दिया, शायद इस डर से कि तुझसे जुड़ जाऊंगी और फिर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर आज मैं तुझसे माफी नहीं, तुझे समझाना चाहती हूँ। तू मेरी गलती नहीं था, तू मेरी सबसे बड़ी सच्चाई था। मैंने तुझे नहीं अपनाया क्योंकि मैं उस वक्त खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी। मैं चाहती थी कि जब कभी मैं मां बनूं तो वो एक ऐसा क्षण हो जब मैं गर्व से कह सकूं, मैं तैयार हूं। तू आया और तूने मुझे मेरी असलियत दिखा दी। तूने मेरी हिम्मत को छू लिया। शायद तू आया ही इसलिए था, मुझे बदलने, मुझे जगा देने। जहां भी हो, मैं प्रार्थना करती हूं कि तू रोशनी में हो।
और जान ले मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं थे। उसमें एक स्वीकार था, एक समझ थी, और एक अंतिम विदाई की शांति थी। मैंने वो चिट्ठी मोड़ी और अगली सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे गई। गंगा की धारा शांत थी, जैसे मुझे सुने बिना ही सब समझ रही हो। मैंने वो पत्र जलाया और उसकी राख नदी में बहा दी। वह राख बहती रही और मैं उसे तब तक देखती रही जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन मैंने अपने बाल काटे। कोई सैलून नहीं, कोई स्टाइल नहीं, सिर्फ एक आईना, एक कैंची और एक नई शुरुआत की जरूरत। हर कट के साथ जैसे मैं अपने पुराने दुखों को काट रही थी। जब बाल कटकर फर्श पर गिरे तो मुझे लगा जैसे कुछ भारी उतर गया हो। मैंने आईने में खुद को देखा, नया चेहरा, नई आंखें और एक नई रोशनी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अब मैं पहले से अलग महसूस कर रही थी। मैं आरव के बिना भी पूरी थी, उस बच्चे के बिना भी पूरी थी। अब मैं अपने भीतर से जुड़ने लगी थी, न कि दूसरों की मौजूदगी से। स्पा में वापसी के बाद अर्जुन कौर ने मुझे देखकर कहा, तू अब पहले वाली आन्या नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले वाली मर चुकी है। अब जो है वह जीना चाहती है। वो हंसी, ये बात हर औरत को अपने जीवन में एक बार जरूर कहनी चाहिए। कुछ ही दिनों में मैंने अपना एक छोटा सा लक्ष्य तय किया। मैं खुद का एक होम सर्विस स्किन केयर काम शुरू करना चाहती थी। शुरुआत छोटी हो सकती थी, लेकिन सपना बड़ा था। मैंने कुछ पुराने ग्राहकों से बात की, कार्ड छपवाए और सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज बनाया, केयर बाय आन्या। प्रथम ग्राहक वही बुजुर्ग महिला बनी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे हाथों में अनुभव है। वो अब मेरी सबसे बड़ी समर्थक बन गई थीं। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, तुम औरतों को सिर्फ सुंदर नहीं बना रही, तुम उन्हें खुद से जोड़ रही हो। ये सेवा है, व्यापार नहीं। उनकी बातों ने मुझे मेरी नई पहचान दी। अब मैं सिर्फ एक स्पा थेरेपिस्ट नहीं थी, मैं एक हीलर बन चुकी थी। मेरे काम के साथ साथ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। हर नई क्लाइंट, हर नई कहानी मुझे याद दिलाती कि हर औरत अपने भीतर अनकही लड़ाइयाँ लड़ रही है। और अगर मैं किसी एक की भी पीड़ा कम कर सकूं, तो मेरी यात्रा सार्थक है। अब मेरी डायरी में आरव का जिक्र नहीं होता था, न ही उस बच्चे का, बल्कि उन औरतों का जिक्र होता था जो हर दिन खुद को नए सिरे से गढ़ती हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सब कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात मैं जान चुकी थी, अब मैं खुद के साथ हूँ। पूरी तरह, मजबूती से, बिना शर्त। और शायद यही मेरा पुनर्जन्म था। अब जब मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना, उस पर भरोसा करना शुरू किया, तो जिंदगी एक अलग ही गति से चलने लगी थी। केयर बाय आन्या नाम का मेरा छोटा सा स्किन केयर सेवा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आकार ले रहा था। मैं हर दिन घर घर जाकर लोगों को सेवा देती, लेकिन उन सेवाओं में केवल त्वचा की देखभाल नहीं होती थी, उसमें आत्मा की छुअन होती थी। मेरे ग्राहक अब सिर्फ ग्राहक नहीं थे, वे कहानियां थे, संघर्ष थे, और कई बार आईने थे जिनमें मैं खुद को देख सकती थी। हर बार जब मैं किसी की आंखों में सुकून देखती, मुझे लगता जैसे मैं खुद को थोड़ा और पा रही हूं। एक बार एक महिला आई, नाम था किरण। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास रही होगी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखों में थकावट थी। जब मैंने सेवा शुरू की, उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सिर्फ चेहरे पर काम करती हो या आत्मा को भी छू सकती हो? मैं चौंकी, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर आत्मा ने इजाजत दी तो कोशिश जरूर करती हूँ। सेशन के अंत में उसने मेरी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में बहुत सारी कहानियां छुपी हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ।
उस दिन मैंने जाना कि मेरा काम अब केवल आजीविका का साधन नहीं रहा। यह अब मेरा उद्देश्य बन चुका था। लेकिन जब कोई अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो पीछे की परछाइयां भी कभी कभी सामने आने लगती हैं। एक दोपहर जब मैं अपने अगले ग्राहक के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे मैंने एक समय अपने अस्तित्व का हिस्सा माना था। आरव। मैं कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाई। वह वैसा ही था, पर कुछ बदला हुआ का हुआ, गंभीर और आंखों में पछतावे का बोझ लिए हुए। कैन आई कम इन? उसने धीमे से पूछा। मैंने एक पल उसे देखा, फिर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। उसने धीरे से अंदर कदम रखा, जैसे उस कमरे में नहीं, मेरी यादों में दाखिल हो रहा हो। मैंने सीधे कहा, तुम बिना बताए गए थे, बिना पूछे लौटे हो। अब बताओ क्या कहने आए हो? आरव ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, आन्या। मैं डर गया था। मैं खुद को उस जिम्मेदारी के लायक नहीं समझ पाया। और सच कहूं तो मैं अपने ही भावनाओं से भाग गया। मैंने गहरी सांस ली। तुम भागे थे, ठीक है। मैं भी टूटी थी। लेकिन मैं रुकी और खुद को जोड़ा। अब मैं वही नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी। मैंने सुना तुमने खुद का काम शुरू किया है। तुम बदल गई हो। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार मैं किसी के लौटने या चले जाने से नहीं बदलूंगी। उसने जेब से एक चिट्ठी निकाली। मैंने बहुत देर से लिखा, पर फिर भी यह तुम्हारे लिए है। मैंने वह चिट्ठी नहीं ली। तुम्हारी चिट्ठी अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं जोड़ सकती। लेकिन तुम्हारे आने से मुझे ये एहसास जरूर हुआ कि मैंने जो रास्ता चुना वह सही था। वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीमे से बोला, क्या मैं कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? दोबारा नहीं, लेकिन किसी भी रूप में। मैंने सोचकर कहा, शायद नहीं। क्योंकि अब मेरी दुनिया में मेरी शांति सबसे पहले है। और वह तुम्हारे बिना बनी है। वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराया, जैसे किसी सच्चाई को स्वीकार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें एक साफ गोई थी, एक संतुलन। मैंने बालों में कंघी की, अपनी स्किन पर थोड़ी क्रीम लगाई, जैसे खुद के साथ समय बिताना एक पूजा हो। फिर मैं अपनी कैंची उठाई, भी कैंची जिससे मैंने पहली बार खुद के बाल काटे थे। मैंने उस कैंची को एक डिब्बे में रखा और उस पर एक लेबल चिपकाया, पहली आज़ादी। मैंने उस डिब्बे को अलमारी में रख दिया, नहीं इसलिए कि मैं उसे भूलना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं उसे जरूरत से ज्यादा याद नहीं करना चाहती थी। शाम को एक कॉल आया। एक महिला संगठन से बुलावा था। मुझे निमंत्रण दिया गया था एक वर्कशॉप में, जहां मुझे उन महिलाओं से बात करनी थी जो घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों से जूझ रही थीं। मैंने हाँ कहा। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की कहानियों का हिस्सा भी बनना चाहती थी। वो सुबह सामान्य थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं वर्कशॉप के लिए तैयारी कर रही थी, जहां मुझे पहली बार अपने जीवन की कहानी दर्जनों औरतों के सामने कहनी थी। उस कमरे में औरतें बैठी थीं जो किसी न किसी रूप में समाज, परिवार या खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी थीं। मुझे मंच पर खड़े होकर पहली बार लगा कि मेरी आवाज अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वह अब उन सबकी भी है, जिनकी आवाजें कभी दबा दी गई थीं। मैंने कहा, मैं यहाँ कोई सलाह देने नहीं आई। मैं बस अपनी कहानी कहने आई हूँ। अगर आप में से कोई एक भी औरत खुद को थोड़ा सा पहचान पाए तो मेरी बात सफल होगी। मैंने बात शुरू की अपने गांव से, माँ से,
जबरन तय की गई शादी से, भागने के फैसले से, दिल्ली की गलियों में अकेलेपन से, आरव के प्यार और फिर गायब हो जाने से, गर्भवती होने और फिर उस बच्चे को खो देने तक की हर एक परत को धीरे धीरे खोला। वहां बैठी कई औरतों की आंखें नम थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ बस मुझे देख रही थीं जैसे मैं कोई आईना बन गई थी। सेशन के बाद कई औरतें मेरे पास आईं, मेरे हाथ थामे और बस इतना कहा, तुमने हमें हिम्मत दी। मैंने महसूस किया कि शायद यही मेरा उद्देश्य है, लोगों को खुद से मिलवाना, जैसे मैं कभी खुद से मिली थी। लेकिन उसी शाम जब मैं अपने कमरे पर लौटी, दरवाजे के बाहर एक जाना-पहचाना चेहरा खड़ा था। माँ। मैं वहीं रुक गई। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं निकला। फिर मैंने धीरे से पूछा, यहाँ क्यों आई हो? वह थकी हुई दिख रही थी, चेहरे पर झुर्रियां पहले से गहरी थीं और आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो कभी भी नहीं रही। वह बोली, तुझसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर आई थी, छोटा, साफ और सादा, लेकिन अब उसमें मेरी आत्मा की गूंज थी। माँ बैठी और कुछ देर चुपचाप इधर-उधर देखती रही। फिर बोली, मैंने तेरे बारे में सुना। गांव में लोग कहते हैं कि तू दिल्ली में बड़ी बन गई है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने बस खुद को संभाला है। वह एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे तेरी जरूरत है, आन्या। घर की हालत खराब है। तेरा छोटा भाई बेमतलब लड़ाई झगड़े में पड़ गया है और मैं अब अकेली सब नहीं संभाल पा रही। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वहां अब भी वो मां नहीं थी जो अपनी बेटी की पीड़ा समझ सके। वहां सिर्फ एक औरत थी जिसे सहारा चाहिए था। मैंने धीरे से कहा, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मां, तब तूने मुझे चुप करा दिया था। तूने मुझे कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहती हूं। अब तू आकर कहती है कि तुझे मेरी जरूरत है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं मजबूर थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तू डरपोक थी। तूने समाज से डरकर अपनी बेटी की आवाज दबा दी। तूने कभी मां बनकर नहीं, सिर्फ एक परंपरा निभाकर जीने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार, या शायद मुझे पहली बार वो दिखे। मैंने कहा, मगर मैं तुझसे नफरत नहीं करती। क्योंकि अगर तू वैसी न होती तो शायद मैं कभी ये रास्ता नहीं चुनती। मैं तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, लेकिन अब तेरे आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फफक पड़ी। तू मुझे माफ कर सकती है? मैंने बहुत देर सोचा। फिर जवाब दिया, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने अपने बाल काटे थे। उस दिन मैंने हर उस रिश्ते से खुद को अलग किया था जो मुझे बांधता था। मैंने अलमारी से एक छोटा पैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें वही रुमाल था जो माँ ने मुझे बचपन में स्कूल के लिए सिल कर दिया था, नीले धागे से मेरा नाम कढ़ा हुआ। मैंने कहा, ये तेरी याद के लिए है। अब तू जा सकती है। माँ ने वो रुमाल लिया, उसे छाती से लगाया और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार पलटकर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी डायरी उठाई। मैंने लिखा, आज माँ आई थी। शायद माफी मांगने नहीं, बल्कि सिर्फ याद दिलाने की मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया, पर अब उसकी दुनिया में लौटने की कोई चाह नहीं रही। मैं अपनी नई दुनिया में ठीक हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं चुनती हूँ, सहती नहीं। उस रात मैं बहुत शांति से सोई। पहली बार माँ का चेहरा एक बोझ की तरह नहीं, एक याद की तरह सामने आया। अगली सुबह मैं फिर काम पर निकली।
मुझे पता था कि अब भी चुनौतियां आएंगी, लोग लौटेंगे और कुछ कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं खुद को जानती थी। जैसे जैसे केयर बाय आन्या का नाम लोगों तक पहुंचने लगा, मेरे पास नए प्रस्ताव आने लगे। कभी किसी कॉरपोरेट इवेंट में वेलनेस सेशन के लिए बुलावा आता, कभी किसी एनजीओ से महिला स्वास्थ्य पर बोलने का निमंत्रण। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी जिंदगी में सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली के एक प्रमुख होटल चेन ने मुझे कॉल किया। वे एक वेलनेस और स्किन केयर रिट्रीट का आयोजन कर रहे थे और उन्हें एक नई, प्रामाणिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाली एक्सपर्ट की जरूरत थी। किसी ने उन्हें मेरा नाम सुझाया था। जब मैंने फोन पर उनकी प्रतिनिधि से बात की, उन्होंने कहा, हमने आपके काम के बारे में बहुत अच्छा सुना है और हमें लगता है कि आपकी कहानी और अप्रोच हमारे मेहमानों से जुड़ पाएगी। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या आप जानती हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग से नहीं निकली हूं? मैंने सब कुछ जीवन से सीखा है। वह बोली, इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। इस समय लोग प्रमाण पत्रों से नहीं, सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं। वह दिन मेरे लिए खास था। मैंने कॉल के बाद आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या तू तैयार है, आन्या? मेरे भीतर से आवाज आई, हाँ। शायद पहली बार पूरी तरह। प्रोग्राम में एक सप्ताह शेष था और मुझे खुद को मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक रूप से तैयार करना था। मैंने अपनी डायरी में हर दिन की योजना बनाई, क्या बोलूंगी, किन अनुभवों को साझा करूंगी, कौन से स्किन केयर टूल्स का प्रदर्शन करूंगी। अर्जुन कौर ने मेरी मदद की। उन्होंने कहा, यह मौका सिर्फ काम का नहीं है, यह तुझे उस मंच पर ले जाएगा जहां तेरा नाम लिया जाएगा। अब तू सिर्फ आन्या नहीं, एक उदाहरण है। शमीमा ने मेरे लिए एक नई सूती साड़ी खरीदी। उसने कहा, पहली बार जब तू मेरे पास आई थी तो आंखों में डर था। अब जो चमक है वो उस लड़की को पहचान नहीं पाएगी। वो दिन आ गया। होटल के भव्य हॉल में जब मैं पहुंची तो चारों ओर बड़े चेहरे, कैमरे और चमकते नामप्लेट थे। लेकिन मैं वहां डरकर नहीं, आत्मविश्वास के साथ पहुंची थी। मेरे सेशन का समय आया। मेरा नाम पुकारा गया, प्लीज वेलकम मिस आन्या शर्मा, फाउंडर ऑफ केयर बाय आन्या। मैं मंच पर पहुंची, साड़ी की पल्लू को ठीक करते हुए। चारों ओर से तालियां बजीं, लेकिन मेरे भीतर एक गहरा सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो कभी स्टेशन नंबर 13 पर था, जो मां के सामने था, जो आरव के जाने के बाद था। पर अब वह सन्नाटा डर का नहीं, स्थिरता का था। मैंने माइक लिया और बिना किसी नोट के बोलना शुरू किया। नमस्ते, मेरा नाम आन्या है। आप में से कई ने अपने करियर की शुरुआत बड़े संस्थानों से की होगी। मेरी शुरुआत एक फुटपाथ की चाय की दुकान से हुई थी। मैंने बर्तन धोने से लेकर चेहरे पढ़ने तक का सफर तय किया है। और आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने डर को छोड़ दिया। मैंने अपनी कहानी साझा की, संघर्ष, मोह, गर्भपात, मां से दूरी और खुद से मेल। वहां बैठे लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखें मेरी हर बात को पी रही थीं। फिर मैंने स्किन केयर पर बात की, लेकिन उस रूप में नहीं जो टीवी पर दिखाया जाता है, बल्कि उस तरह जो आत्मसम्मान से जुड़ा हो। मैंने कहा, जब आप अपनी त्वचा को छूते हैं तो आप अपने शरीर को नहीं, अपने अनुभवों को छूते हैं। आप एक मां के आंसू, एक लड़की का साहस, एक औरत का आत्मगौरव महसूस करते हैं। इसलिए स्किन केयर सिर्फ ब्यूटी नहीं, आत्मा का ध्यान है। वो सत्र खत्म हुआ और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ ने आगे आकर मुझे गले लगाया, कुछ ने कहा कि मेरी बातों ने उन्हें बदल दिया। उस शाम जब मैं होटल से निकली
तो मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर था। होटल चेन ने मुझे उनके वेलनेस प्रोग्राम की नियमित सलाहकार बनने का निमंत्रण दिया था। पर उससे भी ज्यादा कीमती एक छोटी सी लड़की का हाथ था जो अपनी माँ के साथ आई थी। उसने कहा, दीदी आप जैसी बनना है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू खुद जैसी बन, वो सबसे सुंदर होगा। मैंने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज दुनिया ने मेरा नाम लिया, पर असली जीत वो नहीं थी। असली जीत तब हुई जब मैंने खुद को चुना, जब मैंने अकेलेपन को अपनाया, जब मैंने डर से दोस्ती की और जब मैंने अपने हाथों से अपने भविष्य को गढ़ा। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। अब वह एक पुल बन गई थी जिससे औरतें गुजर सकती थीं, डर से साहस तक, चुप्पी से आवाज तक। और यह सिर्फ शुरुआत थी। समय जैसे अब एक नई गति से चल रहा था। केयर बाय आन्या अब एक नाम भर नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित वर्कशॉप, आत्म देखभाल से जुड़े सेमिनार, व्यक्तिगत स्किन थेरेपी से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता तक। मैं अब केवल अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी, मैं दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ शांत हो गया। वो एक साधारण शाम थी। काम से लौटते हुए मैं गंगा घाट के पास ठहर गई। वही जगह जहां कभी मैंने अपनी पहली चिट्ठी जलाकर नदी को सौंपी थी। अब वहां खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि समय ने एक चक्र पूरा कर लिया है। मैंने अपनी डायरी साथ लाई थी। पन्ने पलटे तो हर शब्द एक पुरानी परछाई की तरह लौटता गया। माँ की चुप्पी, आरव का जाना, अजन्मे बच्चे का बोझ, माँ की वापसी और मेरी खुद से लड़ाई। मैंने एक नया पन्ना खोला और लिखा, प्रिय आन्या, तू अब किसी और के नाम की प्रतीक्षा में नहीं है। तेरा नाम अब तेरा परिचय है, तेरी उपलब्धि है, तेरा आकाश है। मैंने डायरी बंद की और गंगा की ओर देखा। उस पानी में अब कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं, सिर्फ एक प्रवाह था जिसे मैं खुद से जोड़ने लगी थी। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे पास आई। वह मुश्किल से 19-20 की रही होगी, सादे कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में एक बुझा हुआ दीपक। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप आन्या शर्मा हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। तुम? उसने कहा, मेरा नाम रुचि है। मैं भागकर आई हूँ। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। सब कुछ अंधेरा लगता है। मैंने उसका हाथ थामा। वो कांप रही थी जैसे कभी मैं कांपती थी। मैंने उससे कहा, तू अकेली नहीं है। यही सोच सबसे पहले छोड़नी होगी। तू आज जहां है वहीं से शुरुआत होती है। तूने पहला कदम लिया है, बाकी रास्ता हम मिलकर देखेंगे। उस दिन मैंने उसे अपने साथ रखा। वह पहली लड़की थी जिसे मैंने केयर बाय आन्या की छाया में स्थान दिया, एज अ क्लाइंट बट एज अ जर्नी पार्टनर। रुचि धीरे धीरे खुलने लगी। उसने मुझे बताया कि कैसे उसके घर वालों ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी तय की थी, कैसे उसने सपने देखे थे डॉक्टर बनने के और कैसे हर सपना समय से पहले कुचल दिया गया। मैंने उसे एक कॉपी दी और कहा, तू हर दिन लिख अपने डर, अपने सवाल, अपनी खामोशियां। जब शब्द बाहर आते हैं घाव भरने लगते हैं। एक महीने में वह बदली सी लगने लगी। अब उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, बेसिक स्किन थेरेपी, नेचुरल प्रोडक्ट्स की जानकारी और आत्म प्रस्तुति। वह मेरी पहली शिष्या थी। एक दिन जब वह किसी क्लाइंट की सेवा कर रही थी, मैंने दूर से उसे देखा, उसकी स्थिरता, उसकी आवाज, उसकी आंखों में आत्मविश्वास। वह दृश्य मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी
मैं किसी को बचाने नहीं आई थी, मैंने उसे सिर्फ अपनी कहानी सुनाई थी और उसने खुद को पाया। कुछ ही समय बाद मैंने एक विचार पर काम शुरू किया, एक वेलनेस शेल्टर की, जहां ऐसी लड़कियां शरण ले सकें जिन्हें दुनिया ने खारिज कर दिया है या जिन्होंने खुद को छोड़ दिया है। मैंने नाम रखा आरंभ, शुरुआत उन आवाजों की जो दबा दी गईं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन मैं जान चुकी थी कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आरंभ की नींव उसी जगह रखी गई जहां मैंने पहली बार खुद को पाया था, बनारस के बाहर के उसी स्टेशन नंबर 13 के पास। अब वहां सिर्फ ट्रेनें नहीं रुकती थीं, वहां जिंदगियां दोबारा चलना शुरू करती थीं। मैंने उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा, मैं कोई महान स्त्री नहीं हूं, मैं बस एक साधारण लड़की हूं जिसने असाधारण दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अगर मेरी कहानी आपको रुलाए तो मत रोइए। अगर कुछ सिखाए तो खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी आवाज को कभी चुप नहीं करेंगे। समारोह के अंत में जब सब जा चुके थे, मैं अकेली बैठी रही। एक छोटी लड़की रुचि मेरे पास आई और बोली, आन्या दीदी, क्या आप कभी डरती नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन डरती हूँ। फर्क बस इतना है कि अब डर से भागती नहीं, उसे साथ लेकर चलती हूँ। और जब वह बहुत जोर से बोलता है, मैं उससे कहती हूँ, मैंने पहले भी तुझे हराया है। उसने मेरी हथेली थामी और कहा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। उस रात मैंने आखिरी बार अपनी डायरी खोली। मैंने लिखा, यह कहानी खत्म नहीं होती। यह हर उस लड़की के साथ शुरू होती है जो अकेली है, डरी हुई है, टूटी हुई है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक बीज है जो एक दिन खुद को पेड़ में बदल देगा। मैं अब सिर्फ आन्या नहीं हूं, मैं हर वह आवाज हूं जो चुप थी। मैं हर वह रास्ता हूं जो मुश्किल था। मैं हर वह शुरुआत हूं जिसे किसी ने मंजूर नहीं किया। और सबसे बढ़कर मैं खुद हूं, पूरी, अकेली नहीं, अद्भुत रूप से जिंदा। मैंने डायरी बंद की और पहली बार मुझे लगा कि अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं। मैं जी रही थी।